गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी जिसकी बेसिक चीज़ बता दी थी। अभी वो सिद्धांत कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने कल आपको बताया था कि जो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उनके मध्य आयनिक बंध बनता है। लिगेंडों को अपन ऋणावेशित या ऋणायन मानते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु को क्या मानते हैं, धनायन मानते हैं। और बताया था लिगेंडों की उपस्थिति के कारण केंद्रीय धातु परमाणु के जो समभ्रंश डी कक्षक होते हैं वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में बंट जाते हैं। दो ऊर्जा स्तर बताए थे, T2G और EG। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट लेवल ऑर्बिटल और EG का मतलब डबली डीजनरेट लेवल ऑर्बिटल। फिर मैंने लास्ट में बताया था कि किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी ये निर्भर करता है ज्यामिति पर, कि संकुल की ज्यामिति कैसी है। हमारे कोर्स में केवल दो ही प्रकार के संकुल है, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। तो अपन इन दोनों पर ही लिगेंड का प्रभाव देखेंगे, कैसा लिगेंड का प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो अष्टफलकीय संकुल है उसकी ज्यामिति कैसी होती है। अष्टफलकीय संकुल की ज्यामिति आपको पता है, इस ज्यामिति को आप अच्छे से जानते होंगे। ये ज्यामिति क्या है कि ये चार लिगेंड तो एक तल में है, ये चार लिगेंड तो क्या है, एक तल में है, और ये वाले दोनों लिगेंड है जो इन तल के ऊपर नीचे हैं। तो मतलब एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर उपस्थित है। ये लिगेंड कैसे है, ये लिगेंड जैसे मान लीजिए जेड अक्ष पर है, एक वाई अक्ष पर होगा, एक जेड पे। इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है सबके बीच में। आपको पता है ना ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90, 90 सारे 90 डिग्री के एंगल हैं। सारे के सारे जो एंगल है वो एक दूसरे से कितने हैं, 90 डिग्री के एंगल है। और आपको पता है अपनी अक्षों एक्स वाई जेड जो अक्ष है, एक्स वाई जेड, ये अक्ष भी के एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये छोटी सी चीज है जो आपके माइंड में अगर आ गई तो आप समझ जाओगे कि किस प्रकार से किस कक्षक की ऊर्जा तो ज्यादा होगी, किस कक्षक की कम। अष्टफलकीय ज्यामिति ये होती है, अष्टफलकीय ज्यामिति ये होती है। अब जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड है जो अक्षों के अनुदिश आक्रमण करते हैं। इस चीज को नोट कर लेना, लिगेंड अक्षों के अनुदिश आक्रमण करते हैं अष्टफलकीय संकुल में। आक्रमण करते हैं। अब देखो आप लिगेंड, ये देखो आपकी मान लीजिए जेड अक्ष, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष हो गई। ये क्या हो गई, इसको अपन जेड मान ले, इसको अपन वाई अक्ष मान ले, तो ये क्या हो गई, एक्स अक्ष। और लिगेंड भी किस पर आ रहे हैं, अक्षों के अनुदिशी आ रहे हैं। जब इधर से लिगेंड आएंगे, इधर से लिगेंड आएंगे, इधर से लिगेंड आएंगे, तो कौन से डी कक्षकों का, कौन से डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन अभ्र और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन अभ्र के बीच ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा। भाई लिगेंडों पर भी इलेक्ट्रॉन अभ्र है और इनमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी पालियां, इनकी ज्यामिति मैंने पिछली क्लास में बताई थी। जो T2G होती है, T2G कक्षकों की पालियां तो इलेक्ट्रॉन अभ्र जो अक्षों के मध्य होता है, लेकिन जो EG कक्षक होते हैं, EG कक्षकों की जो इलेक्ट्रॉन अभ्र रहता है वो किस पर रहता है, अक्षों पर ही रहता है। तो इस कारण से, इस कारण से क्या होगा, EG कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। समझो इस चीज को, ये आपका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कौन सा है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला dz स्क्वायर। तो देखो इनमें इलेक्ट्रॉन अभ्र अक्षों पर है और लिगेंड भी किस पर आ रहे हैं, अक्षों पर आ रहे हैं।
जब लिगेंड भी अक्षों के अनुदिश आक्रमण कर रहे हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी, ये दो डी कक्षक है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन अभ्र किस पर है, अक्षों पर है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अभ्रों के बीच अधिक प्रतिकर्षण लगेगा, जिसके कारण इन दोनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ईजी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर के हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर के। क्यों? क्योंकि ईजी कक्षक व लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण अधिक लग रहा है, अक्षों के अनुदिश आक्रमण करते हैं, अतः ईजी कक्षक व लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन अभ्र भी अक्षों पर है, इस वजह से। जबकि जो T2G कक्षक है, इनके इलेक्ट्रॉन अभ्र अक्षों के मध्य है, तो यहां पर प्रतिकर्षण कम होगा, लिगेंडों का इनसे प्रतिकर्षण कम होगा, इनसे ज्यादा होगा। और हमें पता है जब प्रतिकर्षण बढ़ता है तो ऊर्जा बढ़ेगी, इस कारण से Eg की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, अतः Eg की ऊर्जा उच्च हो जाती है, उच्च हो जाती है। तो ये चीज दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड अक्षों के अनुदिश आक्रमण कर रहे हैं, एक्स वाई जेड अक्ष। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप ये तो एक्स अक्ष यहां है, आपने यहां बना दी। नहीं, अपन एक को एक्स माने तो दूसरी वाई हो जाती है, क्योंकि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। और यहां भी देखो एक्स और वाई के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और जेड भी 90 डिग्री पर होती है, और ये वाला भी 90 पर है। तो इन्हीं पर आ रहे हैं लिगेंड, जो इन्हीं के अनुदिश आ रहे हैं, तो इनके dxy² और dz² पर अधिक प्रतिकर्षण लगेगा। इस कारण से Eg की ऊर्जा तो ज्यादा हो जाएगी और T2G की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात आती है कि इनके बीच जो ऊर्जा अंतर रहता है, इसको अपन बोलते हैं अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है, इसको अपन बोलेंगे डेल्टा ओ। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, तो ये बोला जाता है अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ। और डेल्टा ओ का मान जो होता है वो होता है 10 dg टोटल, ये होता है 10 dg, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं 10 dg, एक ऑक्टाहेड्रल। और ये जो सेंटर है भाई, इससे ये इतना नीचे हो गया, इससे ये इतना ऊपर हो गया, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। इसे क्या बोला जाता है, बैरी सेंटर। ये डेल्टा ओ क्या है, अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा, क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों के लिए, तो इसको बोलते हैं अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। हाँ भाई, याद रखने की चीज, अष्टफलकीय संकुलों में Eg कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होगी, T2G की कम होगी। अब Eg कक्षकों की ऊर्जा कितनी ज्यादा है इस बैरी सेंटर यहां से, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, टोटल 5 है, ये एक का वो है, तो 3/5 कर दो। यहां से यहां तक का कितनी ऊर्जा ज्यादा है बैरी सेंटर से, तो इसके लिए क्या करोगे, 3/5, तो ये आ जाएगा कितना, 5 × 30, 0.6, या तो 0.6 डेल्टा ये आ जाएगा कि इतनी ऊर्जा ज्यादा है इससे, ये 0 है। और इसकी कितनी कम है, नीचे वाले की, तो 2/5, 2/5 करोगे, क्योंकि इन दो से कम है ना ये, यहां इनकी ऊर्जा इन 3 से ज्यादा है, इसलिए 3/5, यहां 2/5, तो ये 5 × 20, 0.4 डेल्टा 0। अगर डेल्टा ओ है जो 10 dq के बराबर है, क्या है, 10 dg के बराबर,
तो ये क्या हो जाएगा 6 dg और ये हो जाएगा 4 dg। ठीक है भाई, तो ये आपके अष्टफलकीय संकुल के लिए डी कक्षकों का विपाटन बन गया। अष्टफलकीय संकुलों के लिए याद क्या रखना है, अष्टफलकीय संकुलों में ईजी कक्षकों की ऊर्जा तो ज्यादा होगी और T2G की क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, सॉरी, ईजी कक्षक कौन कौन से होते हैं, dx² y² और ये dz², और ये होते हैं T2G dxy dyz और dzx, ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रखना है अष्टफलकीय संकुल के लिए। फिर इनका इलेक्ट्रॉन का भरना बताऊंगा मैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ये चीज समझ में आ गई, समभ्रंश डी कक्षक लिगेंड की उपस्थिति में। अब देखो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, क्योंकि डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ पे वापस भरना पड़ेगा अपन को। अब भरोगे तो आप भाई मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले 11वीं क्लास का रूल याद है ना, पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं फिर उच्च ऊर्जा में जाते हैं। अब निम्न ऊर्जा में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरें या यहां भेजें, ये चीज का क्लियर मैं अभी करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी दूंगा, इसको मैं साफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हाँ भाई, कर दो साफ। देखिए डी कक्षकों का युग्मन होगा या नहीं, युग्मन तो होता है पर पहले होगा या बाद में होगा, ये निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन 2 ऊर्जाओं पर निर्भर करता है, 2 ऊर्जाओं पर निर्भर करता है, एक तो आपकी हो गई अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा, पहला तो किस पे निर्भर करेगा, डेल्टा ओ, इसको बोलते हैं अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा अंतराल, अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा अंतराल है अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। और दूसरा निर्भर करता है ये युग्मन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा को शॉर्ट में अपन लिख देते हैं पेयरिंग एनर्जी को P या पाई से, P या पाई से, पेयरिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसको। पेयरिंग एनर्जी क्या है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों को डाला जाता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसी ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं,
पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा। तो एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? युग्मन ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, यहां से आपके प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड का रोल शुरू हो जाता है। जो मैंने आपको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बताई थी, तो उस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से में प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड बताए थे। तो प्रबल लिगैंड में तो डी कक्षकों का विपाटन ज्यादा होगा, दुर्बल लिगैंड में डी कक्षकों का विपाटन कम होगा। एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं समझाता हूं आपको। जैसे प्रबल लिगैंड है, तो प्रबल लिगैंड में तो क्या होगा, ये आपके समभ्रंश कक्षक 5D कक्षक है। जैसे इनके पास प्रबल लिगैंड आया SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की उपस्थिति में, तो ये क्या करेगा, इनकी ऊर्जा तो Eg कक्षकों की ऊर्जा तो उच्च कर देगा और T2G की निम्न कर देगा। ठीक है ना? तो यहां जो आपका ऊर्जा अंतराल आएगा वो ज्यादा आएगा, डेल्टा O अधिक। लेकिन मान लीजिए दुर्बल लिगैंड है, तो वो कम प्रतिकर्षित करता है, तो इनका जो ऊर्जा अंतराल वो भी घट जाएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा कम बढ़ाएगा, इनकी ऊर्जा कम घटाएगा, क्योंकि वो कम प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये तो समभ्रंश कक्षक हो गया आपके डी कक्षक। अब ये डी कक्षक है जो WFL की उपस्थिति में, दुर्बल लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड की उपस्थिति में, तो इनकी ऊर्जा, Eg कक्षकों की ऊर्जा बहुत कम बढ़ेगी और T2G की ऊर्जा भी बहुत कम होगी। तो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, डेल्टा O, वो कम रहेगा। तो चीज समझ में आई? क्या चीज? अगर प्रबल लिगैंड है तो इनके बीच उच्च Eg कक्षक और T2G के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो अधिक रहेगा। अगर दुर्बल लिगैंड है तो कम प्रतिकर्षित करेगा, तो इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, Eg और T2G के बीच का। अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन कब होगा और कब नहीं होगा, वो यहां से आप देख के सोचो। मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु से प्रबल लिगैंड जुड़ रहा है। अब प्रबल लिगैंड जुड़ रहा है तो इनका ऊर्जा अंतराल तो ज्यादा हो गया, ऊर्जा अंतराल डेल्टा O अधिक है, डेल्टा O अधिक होगा पेयरिंग एनर्जी से, युग्मन ऊर्जा से। अब इसका मान ज्यादा है, इसका मान उच्च है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लेना। प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में डेल्टा O का मान P से ज्यादा होता है, ये मैंने यहां लिख दिया। मतलब युग्मन, इलेक्ट्रॉनों को युग्मन करने के लिए तो कम ऊर्जा चाहिए और इस अंतराल को पार करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, युग्मन करना ही तो पसंद करेंगे, क्योंकि हर चीज स्थायित्व चाहती है, कम ऊर्जा खर्च करना चाहती है। कम ऊर्जा, और कम ऊर्जा कहां खर्च हो रही है, युग्मन करने में। तो प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में
SFL की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। युग्मन होगा। क्यों होगा? क्योंकि विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा है लेकिन युग्मन ऊर्जा का मान कम है, इसलिए क्या होगा? SFL की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। यहां पर देखो दुर्बल लिगेंड है, ऊर्जा अंतराल छोटा सा है, तो जो आपका विपाटन ऊर्जा का मान है वो पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को युग्मित करना है तो ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, और युग्मित करने के बजाय अगर इस विपाटन ऊर्जा को वो इतनी ऊर्जा में पार कर जाते हैं, कम ऊर्जा में यहां पहुंच जाते हैं, तो कौन सा कार्य होगा? कम ऊर्जा वाला। इसका मतलब दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, यहां पर लिख रहा हूं भाई मैं, दोनों के बीच मैंने ये बना दिया, इलेक्ट्रॉन का कब युग्मन होगा कब नहीं, यहां पे से क्लियर होगा आपको। WFL की उपस्थिति में, WFL की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। बल्कि वे पहले Eg कक्षकों में भरेंगे युग्मन से पहले, मतलब इनमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, फिर इधर, मतलब इसमें तो ऐसे भरा जाएगा जैसे एक एक एक, और फिर यहां आएंगे, और इसमें कैसे भरे जाएंगे? एक एक एक, अब ऊपर नहीं जाएगा, यही युग्मन हो जाएगा ऐसे। तो चीज आ गई समझ में? मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे इनके पास क्या थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर प्रबल लिगेंड है तो यहीं पर भर जाएंगे T2G में, दुर्बल लिगेंड है तो दोनों में भरेंगे, पेयरिंग नहीं होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आएगा उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। आई चीज समझ में? तो ये आपको बिल्कुल माइंड में बैठ गया होगा। फिर क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन 2 ऊर्जाओं पर निर्भर करता है, एक तो अष्टफलकीय ऊर्जा पर और एक पेयरिंग एनर्जी पर। अगर प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड क्या करता है? अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा या विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा कर देता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने लग जाती है, क्योंकि पेयरिंग के लिए कम ऊर्जा खर्च हो रही है। लेकिन दुर्बल लिगेंड है तो ऊर्जा अंतराल कम रहता है, विपाटन ऊर्जा का मान कम है। अब विपाटन ऊर्जा का मान कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, पहले उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा उसके बाद पेयरिंग होगी। पहले Eg कक्षकों में भरेंगे, फिर युग्मन होगा, इसमें पहले युग्मन होगा फिर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, फिर Eg कक्षकों में जाएंगे, Eg कक्षकों में भरे जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्लियर होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपने ये पेज पढ़ लिया और इसको याद कर लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लोगे विपाटन के बाद, डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ भाई, अब अपन लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
अगला पॉइंट देखते हैं, अष्टफलकीय संकुल के लिए T2G व EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अष्टफलकीय संकुलों के लिए T2G व EG में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो कैसे होगा T2G व EG में? तो पहले तो D कक्षक में इलेक्ट्रॉन, भाई D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? D कक्षक में इलेक्ट्रॉन। फिर दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या विन्यास होगा? दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में। और फिर प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। तो मैंने अभी बताया था दुर्बल लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होगी, युग्मन बाद में कराओगे। याद रखने के लिए युग्मन बाद में, इसमें युग्मन पहले कराओगे। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में युग्मन पहले कराओगे, अभी बताया था ना पहले। याद रखने के लिए लिख रहा हूं आपको भाई। D1 में क्या हो सकता है? इंक शायद खत्म हो गई है, काम चलाना पड़ेगा। D1 D2 ये क्या है? D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन है जब समभ्रंश में। तीसरा D3, चौथा D4, D5, D6, D7, D8, D9 और 10वां D10। ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब मान लो D1 है, मतलब D में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है T2G तो निम्न ऊर्जा का रहता है और EG उच्च ऊर्जा का। तो सब में ये तो लिख ही लो आप, T2G EG, क्योंकि इन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं। EG बहुत ही ध्यान से करना है आपको, इसलिए मैं ये लाइन खींच रहा हूं जिससे कि ऊपर नीचे नहीं आए इनका। विन्यास नीचे नीचे ये आपका D10 निकल जाएगा। हाँ भाई, उपस्थिति में विन्यास। सब में ये तो लिख ही लो आप, क्योंकि इन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन भरोगे आप। T2G EG, T2G EG, T2G EG।
अब ये विन्यास हो जाएगा, ये विन्यास पूछता है वो एग्जाम में, T2G EG, T2G EG। अब इनमें पर कोई इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हाँ भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, इसमें T2G में, क्योंकि ये निम्न ऊर्जा का एक, तो T2G 1 और EG 0, और इसमें भी क्या होगा, इसी में जाएगा एक। फिर दो इलेक्ट्रॉन है तो T2G, क्योंकि T2G के कितने कक्षक है, तीन, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे ही, इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें तीन, इसमें भी तीन। अब देखो यहां तक तो सेम रहता है प्रबल लिगेंड या दुर्बल लिगेंड के, D1 D2 D3, पर D4 तो दुर्बल लिगेंड में तो क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, युग्मन बाद में करेंगे, पहले उच्च ऊर्जा के स्तर में भेजेंगे, तो T2G तो 3 ही रहेगा, EG में क्या आ जाएगा 1, लेकिन यहां पर क्या होता है, युग्मन करो तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसी में रहेगा, युग्मित हो जाएगा T2G 4। अंतर समझो भाई, T2G के तीन कक्षक हैं, DXY DYZ और DXZ, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब उसके बाद देखो दुर्बल लिगेंड है तो युग्मन नहीं होगा, तो उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाएगा, लेकिन प्रबल लिगेंड है तो युग्मन हो जाएगा, इसलिए यही रहेगा, और EG क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। EG का विन्यास क्या रहेगा, 0, ये EG 0। इसके बाद देखो यहां T2G3 EG2, यहां पर क्या होगा, T2G5 और EG0। अब देखो EG के पास दो ही कक्षक थे, दोनों में एक एक आ गए, DX2Y2 और DZ2, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर भी युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। अब वापस इसमें आएगा T2G4 और यहां पर क्या हो जाएगा, EG2, इसमें क्या होगा, T2G6 और EG0। अब यहाँ पे T2G5 और ये EG2 ही रहेगा। यहाँ पे T2G6 तो कंप्लीट हो गया, तीन कक्षक थे, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब EG में जाएगा तो EG1, यहाँ T2G6 EG2, यहाँ पर भी T2G6 EG2, यहाँ पर T2G6 EG3, भाई अब ये तो फुल भर चुका है तो इसमें जाएगा EG में, D9 के लिए। यहाँ T2G6 ये भी 3, यहाँ T2G6 EG4, यहाँ T2G6 EG4, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। ध्यान देने योग्य क्या बात है कि आपके D4 D5 D6 और D7 ये चार ही विन्यास अलग होते हैं प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड के लिए। बाकी देखो D1 D2 D3 के लिए तो सेम है दोनों में, और ऐसे D8 D9 D10 के लिए भी दोनों में क्या है, सेम है भाई, देखो ना ध्यान से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, D4 से लेकर D7, D4 से D7 तक अलग विन्यास, अलग विन्यास होगा। बाकी स्थितियों के लिए तो क्या है आपका सेम है, D1 D2 D3 के लिए विन्यास सेम लिखा जाएगा ये दोनों का। ऐसे D8 D9 D10 शुरू के तीन लास्ट के तीन के लिए सेम है, बस बीच के जो चार है, 4 से लेके 8 तक, वो 4 से लेके 7 तक, वो क्या है आपके अलग अलग है। और क्यों अलग अलग है,
क्योंकि दुर्बल लिगेंड में ऊर्जा अंतराल कम होता है, ऊर्जा अंतराल कम होता है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, युग्मन नहीं करते पहले। इनमें प्रबल लिगेंड की स्थिति में ऊर्जा अंतराल बढ़ गया था, उस ऊर्जा स्तर को पार नहीं कर पाता, इसलिए पहले युग्मन कर लेता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहीं से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हो। मैं यहीं पर लिख रहा हूं भाई, प्रबल लिगेंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और ऐसे यहां पर भी लिख रहा हूं लोग, एक और टेबल बन जाएगी, आपको इजी हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर देखो ये एक अयुग्मित है, यहां पर ये भी दो इलेक्ट्रॉन, यहां 3, यहां 4, यहां 5, 5 के बाद देखो कितने बचे हैं, 2 और 2 4, फिर 5 आ गया तो 2 और 1 3, फिर यहाँ पर ये 2 ही, यहाँ पर 1 और यहाँ 0। इनमें देखो 1 2 3, चौथा हो गया तो 2, 5 हो गया तो 1, 6 है तो 1 भी नहीं, 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी लिख दिए भाई मैंने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा तो आप चुंबकीय आघूर्ण बता सकते हो, 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.79, 3 है तो 3.84, 4 है तो 4.89, 5 है तो 5.92, ऐसे। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मैंने लिख दी है। तो ये आपके अष्टफलकीय संकुलों के लिए जो विन्यास रहेगा, किसके अनुसार, सीएफटी के अनुसार, वो सीएफटी के अनुसार जो विन्यास लिख दिया है, ये आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में अपन चतुष्फलकीय संकुलों के लिए विन्यास को देखेंगे। किसके लिए, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुलों के लिए विन्यास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुलों के लिए। तब तक के लिए ये नोट करें।